नमस्कार दोस्तों, मैं पवन खत्री, आप देख रहे हैं इंडिया न्यू टाइम चैनल। और आज हमारे साथ किसान नेता डॉक्टर सौरभ राठौड़ बैठे हैं और इनसे साथ आज खास मुलाकात, खास बातचीत में जुड़े हैं। और इस प्रोग्राम के तहत इनसे पूछेंगे जो इन्होंने 7 साल किसानों में तो इन्होंने संघर्ष किया था, लेकिन श्रमिकों के लिए इन्होंने संघर्ष किया धागा मिल को लेके, स्पिनिंग मिल को लेके, और 317 श्रमिकों को समायोजित कराया। तो आज इनसे खास मुलाकात के लिए समय लिया है और आज इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल। बहुत बहुत आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और आपका भी बहुत बहुत वेलकम पवन जी। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल के दर्शकों को हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई होगी। थैंक यू इसके लिए। ये आप सब मीडिया के साथी, हनुमानगढ़ इलाके के प्रत्येक यहाँ के हमारे गणमान्य नागरिक, सभी राजनीतिक पार्टियों के, अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, ये सभी ने जो है अपनी तरफ से इसके अंदर पूरी सहभागिता जो है वो तय की निरंतर। तो इसमें ये सभी का साधुवाद है। इसमें पहला सवाल ये है सर, पहला सवाल ये है आपके साथ कि आपने जब शुरुआत की तब खूब भीड़ थी और खूब लोग थे, बाजार के भी खूब लोग थे। तो जब समायोजित करवाया गया, हालांकि ये सवाल बाद का था लेकिन ये सवाल पहले आ गया क्योंकि आपके शब्दों से ही, तो समायोजित जब करवाया गया तो शायद मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आप वहां पे अकेले मुझे पाए गए। ऐसा क्या लगा, इसमें क्या था? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसके शासनकाल में लगातार 4 साल तक सड़कों पर संघर्ष, यहाँ आप सब लोग संघर्ष के साक्षी रहे हो और आप सब लोग का भी योगदान रहा है उसके अंदर। और उस समय मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लगभग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छोड़ करके बाकी और तमाम पूरे इलाकावासी सभी ये चाहते थे, चूंकि अचानक से 2015 में स्पिनिंग मिल को बंद कर दिया था। अब चूंकि स्पिनिंग मिल इलाके की विरासत थी और मैं कहूँगा कि भी हमारे इलाके की सफ़ेद सोने की चिड़िया, जो कॉटन बेल्ट है हमारा इलाका, तो नेचुरल बात है हमारे इलाके की सफ़ेद सोने की चिड़िया थी। अचानक से उसको बंद कर दिया तो निश्चित रूप से जो हमारे उस समय ऑन रोल जो श्रमिक थे, लगभग 750 श्रमिक, वो बेचारे अचानक बेरोजगार हो गए। और जिस तरह से उनको उनके लिए रोजगार के कोई विकल्प जो है वो उनके लिए तैयार नहीं करे गए, तो उनके हालात बड़े दयनीय हो गए। और उसके बाद में हमारे जो इलाके के अंदर नरमा कपास का भाव था वो हमारे इलाके के किसानों को मिलना जो है वो बिल्कुल एकदम बंद हो गया। नरमा कपास के भाव एकदम डाउन हो गए। तो निश्चित रूप से उस समय की परिस्थितियों के अनुसार हम लोगों ने जो है वो सभी जो है इलाका वासियों को हमने जो है वो सबसे हमने जो है वो संपर्क किया, सबसे संपर्क करके सबको साथ लिया, सबको साथ लेकर के। और जो हमारे बाजार के व्यापारी साथी थे, चूँकि लगभग जो 750 800 के आसपास जो यहाँ हमारे जो श्रमिक साथी थे, उनकी सैलरी का पैसा भी तो छोटे छोटे दुकानदारों में घूमता था, वो भी उनके लिए भी जो है उनके जो छोटे छोटे व्यापार थे उस पर संकट खड़ा हो गया था। तो इवन बाजार के लोग, हमारे व्यापारी साथी, इलाके के हमारे किसान साथी और हमारे इलाके के प्रत्येक गणमान्य व्यक्ति और समस्त इलाके के लोगों ने मिलकर के जो है वो हम सब लोगों ने मिलकर के यहाँ मुहिम को जो है वो खड़ा किया। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रत्येक इलाकावासी की भावना थी कि भाई हनुमानगढ़ की स्पिनिंग मिल, ये हमारी हनुमानगढ़ की विरासत है, सफ़ेद सोने की चिड़िया है, इसको जो बंद किया गया वो बिल्कुल एकदम गलत है, इसको जो है वो चालू किया जाए। और ये जो बेरोजगार हुए श्रमिक हैं इनके लिए रोजगार की व्यवस्था तुरंत प्रभाव से की जाए। तो इन मामलों को, इन 2 मांगों को लेकर के वो सभी की हमदर्दी थी, तो मिलकर के एक बहुत बड़ा सामूहिक मूवमेंट, आप सब उसके साक्षी रहे हैं, आप सब ने देखा है किस तरह से उस समय मूवमेंट जो चला, मूवमेंट इस स्तर तक चला कि उस समय की जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे जी, जिनके लिए कहा जाता था कि जी वसुंधरा राजे जो है वो मतलब एक तानाशाह मुख्यमंत्री हैं, या उनको कहा जाता है कि भाई एक जो है वो राज परिवार से है, तो कहीं ना कहीं सामंतवादी विचारधारा के लिए भी उनको जाना जाता है। और वो कभी भी जो है वो आंदोलनों को कभी सीरियसली नहीं लेती। इवन हमने देखा पिछली भाजपा सरकार के समय में, उस पिछली भाजपा सरकार के समय में किस तरह से जो है वो गड़साना के अंदर हमारे किसान साथियों पर जो उस समय हम लोगों पर किस तरह से वहाँ अत्याचार किए गए। तो बड़े मतलब ये मैं आपको एक बड़ी बात बता रहा हूँ
उस समय का जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी जो उस समय मुख्यमंत्री थी वो भी घबरा गई। और जब हम लोग यहाँ अनशन पर बैठे थे और अनिश्चितकालीन पड़ाव चल रहा था कलेक्ट्रेट के सामने, उस समय मुख्यमंत्री कार्यालय से वार्ता का नोटा आया। तो उस समय चूंकि हम लोग अनशन पर थे, हम अनशन पर बैठे थे, तो जो हमारे संघर्ष समिति के अन्य साथी थे वो वार्ता के लिए गए। और उस समय वसुंधरा राजे जी की सरकार झुकी, उनके प्रधान सचिव तमन्ना कुमार उस समय और अन्य जो उनके सीएमओ के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, जो सीएमओ को चला रहे थे, उन सबके साथ में बैठ के हमारे प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई। उसके बाद में उसमें यह तय हुआ कि जो ये स्पिनिंग मिल को भी चलाया जाएगा और जो श्रमिक हैं, इन श्रमिकों के लिए जो है रोजगार की व्यवस्था करी जाएगी। इनको सरकार के अन्य महकमों के अंदर इनको रोजगार दिया जाएगा और जो वीआरएस लेना चाहता है उसको वीआरएस दिया जाएगा। ये मेरा मानना है कि भी शायद आज तक जो है ये इस तरह भी एक जो है सामंतवाद सोच रखने वाली, सामंतवादी एक मुख्यमंत्री का इस तरह से जो है वार्ता के लिए आमंत्रित करना, ये बड़ी बात थी। ऐसा कि आपसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी एक बार, अपने इस पे एक कवरेज बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे इस पे ऊपर, धागा मिल के ऊपर, और उसके लिए मैं यहाँ के जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, उनसे भी मिला। जाते ही मुझे कह दिया धागा मिल के लिए आप सवाल नहीं पूछेंगे। मैं जैसे ही कलेक्टर साहब के पास गया, उन्होंने कहा यार आप धागा मिल के लिए सवाल नहीं पूछेंगे। मैं जैसे ही इनसे जो अपने यहाँ के अभी गर्ग जी हैं, एसडीएम हैं, और बाकायदा वो एसडीएम होने के बावजूद जीएम भी हैं धागा मिल के, उनसे पूछा तो कहे आप धागा मिल के लिए सवाल नहीं पूछेंगे। तो ये क्या कारण रहा कि वो कह रहे हैं सवाल नहीं पूछेंगे और आप कह रहे हैं कि हमने तो 317 आदमियों को आप पहले ही घोषणा कर चुके थे, तो मैं तो उसको समायोजित करवा दूंगा, और इनको कुछ सूचना ही नहीं। जो धागा मिल का जीएम का मतलब होता है सेकंड मालिक, घबरा रहे हैं धागा मिल के लिए बात करने के लिए, लेकिन आप डटे रहे लास्ट तक। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब जो है हम लोग जब विधायक जी के पास में हम लोग जाते थे तो विधायक जी संबंधित अधिकारियों को फ़ोन करते थे। कई बार हमने उनको कहा भी आप चिट्ठी लिखिए, तो उन्होंने चिट्ठी भी लिखी और उन्होंने लगातार पैरवी भी करी। ऐसी बात नहीं है। मीडिया को बताने में क्यों चूक रहे थे, क्या कारण था? अब ये तो आप जो उनसे पूछिए, लेकिन मेरा ये कहना है निजी तौर पर कि निजी तौर पर हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं विनोद कुमार जी, उन्होंने जो है वो पूरे प्रयास किए। चूँकि विधानसभा चुनाव से पहले ये वायदा था कि भी यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी, गहलोत साहब सीएम बनेंगे, तो निश्चित रूप से सभी श्रमिकों का समायोजन होगा और ये स्पिनिंग मिल भी चलेगी। तो उस वायदे को पूरा करने के लिए हमारे विधायक जी ने भी जो है वो लगातार वो भी तत्पर रहे। और हमारे पड़ोसी विधानसभा के हमारे साथी विधायक हमारे अमित चाचान जी, उन्होंने भी जो है वो अपनी जो है वो भूमिका जो है वो अपना योगदान भी सुनिश्चित किया। उन्होंने भी विधानसभा के पटल पे रखा। हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं उन्होंने निरंतर प्रयास करने के साथ साथ विधानसभा के पटल पे भी रखा और लगातार जो है वो हम लोग उसके लिए प्रयासरत रहे। और इसमें जो हमारे मुख्यमंत्री जी थे, बार बार मुख्यमंत्री जी से हम लोग जब भी मिलते थे, मैं हमेशा एक ही बात कहता था, मैंने साहब हमारा तो श्रमिक है, आन थे समायोजित कर दो, आंग गरम पक्का चूल्हा जल जाए, तो मैं तो मान लूँगा कि भाई मन्नत है जी को आज तक मन्नत है बहुत कुछ दे दी। प्रशासन क्यों डर रहा था हमसे? प्रशासन का डरने का कारण क्या था? क्या उनको पता नहीं था या उनको ध्यान होते हुए भी बताना नहीं चाहते थे? क्या कारण था? नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अब इसका क्या कारण था वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। 5 अप्रैल को हम लोग जो है वो CS जो है हमारी उषा शर्मा जी, चीफ सेक्रेटरी राजस्थान की, हम लोग उनसे मिले थे, क्योंकि उससे पहले हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले थे। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिल्कुल इनका सभी श्रमिकों का समायोजन होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने हमारे को आश्वस्त किया था, गहलोत साहब ने, कि मैं इनके समायोजन को लेकर के पूरी तरह से जो है वो संवेदनशील हूँ और मैं खुद ही चाहता हूँ जल्दी से जल्दी इनका समायोजन हो और निश्चित रूप से समायोजन होगा। तो मुख्यमंत्री जी की पूरी मंशा थी, पूरी संवेदनशीलता थी। तो हम जो है मुख्यमंत्री जी की मंशा और उनकी संवेदनशीलता से जो हमारी CS महोदय थी उनको अवगत करवाने के लिए हम लोग गए थे 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को मैंने टाइम लिया, तो हमने CS महोदय ने हमारे को टाइम दिया, हम लोग मिले उनसे, तो मैंने बात रखी, के सामने लिखित में उनको चिट्ठी दी। उसके बाद में जो है इनकी फाइल जो थी, जो बंद पड़ी थी, उसको रीओपन किया गया। और रीओपन होने के बाद में 26 अप्रैल को नगरीय निकाय के वरिष्ठ अधिकारियों की, आला अधिकारियों की बैठक जो है वो CS महोदय ने ली थी, श्रीमती उषा शर्मा जी ने। तो उसके अंदर साफ ये उन्होंने आदेश किए नगरीय निकाय के अधिकारियों को कि स्पिन फेड इकाइयों के, चूंकि गुलाबपुरा और गंगापुर की इकाई, गंगापुर वालों का पूर्व में समायोजन
कुछ जनों का हो चुका था, लेकिन गुलाबपुरा और हनुमानगढ़ वाले बकाया थे। तो उन्होंने आदेश दिए कि भाई स्पिन फेड के समायोजन से वंचित समस्त श्रमिकों का 1 माह में नगरीय निकाय में समायोजित करके और सूचित किया जाए। 317 परिवारों का आशीर्वाद मान लीजिए, प्यार मान लीजिए, भी आज वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए तो डॉक्टर सौरभ राठौड़ भगवान है, जिन्होंने हमें 317 परिवार का बार बार ये कहना है कि इन्होंने आज हमारी ज़िंदगी बना दी, अगर ये हमारे से ये भी हट जाते तो शायद हम समायोजित नहीं हो पाए। देखो ऐसा है कि मैं तो एक बहुत ही छोटा सा इंसान हूँ, ठीक है, और हाँ ये जरूर है कि लगभग हमारे जितने भी श्रमिक साथी हैं, मैं सभी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और इनकी विषम परिस्थितियों को मैंने देखा है और बहुत नज़दीक से देखा है। जब लगातार जब हम लोग इनके लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, उस समय इनके आर्थिक हालात ऐसे थे कि इनके पास में कई तो मैंने मतलब ऐसे हालात देखे कि दूध लाने के लिए पैसे नहीं थे, कईयों के बच्चों को पढ़ाई से वंचित होना पड़ा, सिर्फ फीस के पैसे ना होने। इसमें ये भी था कि इनको 7-8 हज़ार रुपये मिल रहे थे और इनको वहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद ये हौसला भी छोड़ चुके थे जब मैंने इनसे बातचीत की कि हमें तो विश्वास ही नहीं था कि हम समायोजित कभी हो जाएंगे, हम सरकारी कर्मचारी कभी बन जाएंगे। और फिर इन्होंने ये भी कहा कि हमें तो बारी बारी, यही सौरभ जी कह रहे थे, बारी बार पॉजिटिव करते थे, नहीं नहीं आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल होगा, सब कुछ होगा। और ये कहते हैं लास्ट टाइम में जब हमें मिला अभी आप हमारे ये 17 आदमियों की लिस्ट मिली, तब हमें विश्वास हुआ कि हाँ बिल्कुल जो ये कह रहे थे वो बात सत्य है। एक्चुअली में क्या है कि इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बार जो है वो जब हम वायदा करते हैं कोई भी, तो वायदा हमारे को पूरा करने के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए। ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ इशारा कर रहा है। सरकार ने तो किया है समायोजन भाई, निश्चित रूप से चुनावों के अंदर जो वायदा हमने किया था, ठीक है, मुख्यमंत्री जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने भी जो है हमारी मांगों का समर्थन किया था। चूंकि जब पिछली बार गहलोत साहब सीएम थे, चूंकि हमेशा गरीब कमजोर मजदूरों श्रमिकों के प्रति गहलोत साहब हमेशा संवेदनशील रहे हैं। पिछली बार जब गहलोत साहब सीएम थे तो उस समय हमारे इस स्पिन फेड इकाई के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने सैंक्शन किया था, ठीक है। उस समय जो हमारे एमएलए साहब थे, अभी जो एमएलए हैं हमारे विनोद जी, उन्होंने काफ़ी प्रयास किए और हमारे जो श्रमिक नेता थे वो लोग लगातार जयपुर उनका आना जाना रहा और विधायक जी जो है चौधरी साहब उनको लेकर के बार बार सीएम साहब के पास में गए। तो क्योंकि उस समय हमारी स्पिनिंग फेड इकाई की जो मशीनें थी वो पुरानी हो चुकी थी और जो हमारे श्रमिक साथी थे वो काम करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। रुई का अंदर जाना, कई तरह की फेफड़ों के अंदर बीमारियां, कई तरह की परेशानियों का वो सामना वो करना पड़ रहा था। तो इसलिए उस समय मुख्यमंत्री जी ने जब पिछली बार जब सीएम थे गहलोत साहब, तो उन्होंने 40 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर किए थे हमारे विधायक जी विनोद जी के अथक प्रयासों के बाद में। और 40 करोड़ रुपए से सारी प्लांट एंड मशीनरी इस स्पिन फेड इकाई में नई लगी, शानदार मशीनरी लगी, अत्याधुनिक मशीनरी लगी और साथ में जो हमारे उस समय जो यहाँ श्रमिक जो काम करते थे उनकी सैलरी का में भी इजाफा हुआ, उनको बोनस भी दिया गया। तो निश्चित रूप से सरकार की मंशा तो हमेशा ये थी, गहलोत साहब की मंशा ये थी कि भी निश्चित रूप से ये स्पिन फेड इकाई चलनी चाहिए और इलाके के अंदर ज़्यादा रोजगार मिले और ये जितने भी हमारे यहाँ काम करने वाले श्रमिक हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ मेरे को कहना पड़ता है कि पूर्ववर्ती जो भाजपा सरकार थी, जो बिल्कुल संवेदनहीनता की पराकाष्ठा रखने वाली सरकार, भाजपा सरकार ने पूरी तरह से संवेदनहीनता दिखाते हुए अचानक से इसको बंद कर दिया और कहीं ना कहीं नियत में खोट था। इस स्पिनिंग मिल की हमारे इस इकाई की 52 बीघा जमीन पर कहीं ना कहीं जो है वो उनकी जो है वो प्लानिंग सही नहीं थी, क्योंकि हमेशा ये मिल फायदे में रही। इस स्पिन फेड इकाई का जो धागा है वो धागा एशिया के अंदर, पूरे एशिया में अवॉर्डेड धागा, 3 बार एशिया के अंदर हमारे हनुमानगढ़ स्पिन फेड इकाई के धागे को पूरे एशिया का सबसे टॉप धागा माना जा चुका है। कितनी बड़ी बात है ये, वर्ल्ड लेवल पर, और हमेशा फायदे में रही। हमारे इस इकाई के 8 करोड़ रुपए गुलाबपुरा इकाई को ब्याज पर दिए गए। कहां से दिए गए? जो प्रॉफिट का पैसा था हमारी इकाई के, और उसके बाद में 2000 तक तो लगभग ब्याज दिया उन्होंने, सन 2000 तक। उसके बाद में ब्याज देना बंद कर दिया। तो ये इकाई तो कभी घाटे में रही नहीं, लेकिन अचानक से जो है वो झूठे आंकड़े तैयार करके
भाजपा सरकार के तत्कालीन जो नेता और अधिकारियों की मिली भगत से और झूठे आंकड़े तैयार करके अचानक से इसको बंद कर दिया, तो निश्चित रूप से भाजपा की नीयत में खोट था। लेकिन अब जब सरकार बदली तो गहलोत साहब पहले भी संवेदनशील थे, मैं आपको बता चुका हूं, और अब भी जो है वो उन्होंने पूरी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आपके सामने है। ये एक बहुत बड़ी नजीर है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, ये जो श्रमिक थे हमारे, ये श्रमिक गुलाबपुरा और हनुमानगढ़ इन दोनों इकाइयों के, ये ना तो अस्थायी कर्मचारी थे ना ये संविदा कर्मी थे। जो सिविल सेवा अधिनियम अगर हम पढ़ेंगे, दिल्ली बेस वाले हो गए। हाँ, इनका जो तरीका था इनसे काम लेने का, अगर इन्होंने 10 दिन काम किया तो इनको 10 दिन की मजदूरी, 5 दिन काम किया 5 दिन की मजदूरी, 22 दिन काम किया 22 दिन की मजदूरी, यानी कि ये एक डेली वेज लेबर के रूप में ये काम कर रहे थे। तो ना तो ये अस्थायी कर्मचारी थे ना ये संविदा कर्मी थे। ये पूरे देश के अंदर एक नजीर पेश करी है हमारी सरकार ने, गहलोत साहब ने। और मैं ये कहना चाहता हूं दूसरे प्रदेशों के अंदर भी इस तरह की जो इकाइयां बंद हुई हैं और उनके जो हमारे जो श्रमिक हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन दूसरे प्रदेशों की सरकारों को भी सीख लेने की जरूरत है राजस्थान सरकार से, गहलोत साहब के इस कदम से, कि जो इस तरह के डेली वेज के श्रमिक हैं उनको भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी बनाया जा सकता है। यानी कि यदि अगर आप में अगर कर्म करने का जज्बा हो तो सब कुछ संभव है। ये साबित किया है गहलोत साहब ने इन श्रमिकों को चतुर्श्रेणी कर्मचारी बना करके। ये पूरे देश के अंदर अपने तरह का पहला मामला और बहुत बड़ी नजीर है। ये उनको वही सुविधाएं मिलेंगी जैसे सरकारी कर्मचारी को मिलती है, रिटायरमेंट है, पेंशन है, ये सारी सुविधाएं सब टोटल। अब ये चतुर्श्रेणी कर्मचारी बन गए, नगरीय निकाय में ये चतुर्श्रेणी कर्मचारी बन गए हैं अब। तो जो भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए जो सिविल सेवा अधिनियम एक्ट के अंदर जो भी प्रावधान तय है, वो सभी जो है वो सभी जो लाभ है उन सभी लाभों से लाभान्वित रहेंगे। क्या ये धागा मिल भी द्वारा स्टार्ट हो सकती है? पूरे प्रयास है। निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी काम असंभव नहीं है, बशर्ते हमारे प्रयास समर्पित भाव से होने चाहिए। आपने देखा 7 साल, 4 साल सड़कों पर, 3 साल प्रशासनिक गलियारों में, पूरे 7 साल। और आपने खुद भी हमारे बहुत सारे श्रमिक साथियों से बातचीत करी है, खुद नहीं उन्होंने हौसला छोड़ दिया था। उनको खुद को लगता था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन हमेशा मैं उनको कहता था, मैं डटे रहो, हौसले बुलंद रखो। हौसले बुलंद रखोगे क्योंकि उड़ान जो है वो पंखों से नहीं होती है, उड़ान हौसलों से होती है। तो निश्चित रूप से हौसला रखो, आप लोगों का समायोजन होगा। और सबसे बड़ी भूमिका हमारे गहलोत साहब बहुत ही संवेदनशीलता दिखाते हुए और ये हमारी बात को पूरा किया है, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। हनुमानगढ़ हमारे पधारे थे गहलोत साहब, तो उनका हम सब लोगों ने विशेष आभार व्यक्त किया। हालांकि आप सब लोगों ने देखा गहलोत साहब ने खूब पीठ थपथपाई, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार उनको पता है कि 7 साल लगातार संघर्ष करना बहुत लंबा समय हो जाता है। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने गहलोत साहब का भी हमने धन्यवाद किया, उनका भी आभार व्यक्त किया है हनुमानगढ़ उनके आने पर। कैसा महसूस हो रहा है आपको भी 317 परिवारों को रोजी रोटी और पक्के चूल्हे जलते हुए देखने, कैसा महसूस हो रहा है? ये तो देखो, वो आपने सुना है कि गूंगे आदमी को गुड़ खिलाते हैं और उसके बाद में उससे पूछते हैं कि स्वाद बताओ, तो कैसे बताएगा, तो गूंगा है। तो ये जो एक हर्ष और उल्लास और एक आत्मिक संतुष्टि जो मेरे को है, निश्चित रूप से उसको सिर्फ जो है मैं महसूस कर सकता हूँ। और यह हमारे वो साथी जिनके घरों में पक्के चूल्हे जल रहे हैं, वो इस बात को महसूस कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं फिर ये बात कहना चाहूँगा कि जब हम कोई वायदा करते हैं तो हमारे को उस वायदे पर पूरा उतरना चाहिए। और मैंने मेरे जीवन के अंदर, मैं मेरा बता सकता हूँ, मैंने मेरे जीवन के अंदर यदि किसी बात को मैंने अगर हाथ में लिया तो मैंने उसको जब तक वो सिरे नहीं होगी, जब तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। ये मेरे में एक कमी भी आप मान सकते हो। इसके कई उदाहरण जो है वो आपने देखे हैं, पूरा इलाका गवाह है इस बात के। इस आंदोलन में आपने लड़ाई करी तो तीनों कृषि कानून आपने वापस करवा के मैं, हालांकि वो तो चलो पूरे देश का मामला था, लेकिन देश का मामला था, लेकिन हनुमानगढ़ और राजस्थान में तो आप सबसे आगे थे और वहां पे दिल्ली में भी आप बैठे थे। भाई और भी साथी थे, सभी लोग थे, लेकिन मेरा यह मानना है कि हम जब किसी बात को हम हाथ में लें, किसी भी कार्य को हम हाथ में लें,
तो जब तक उसको उसके मुकाम पे ना पहुंचा दें, जब तक हमारे को निरंतरता उसके अंदर लगातार रखनी चाहिए और उसको पूरा करने के बाद में ही जो लक्ष्य हम तय कर लें कि भी हमारे को ये लक्ष्य हासिल करना है, तो जब तक हम उस लक्ष्य पे ना पहुंच जाएं, जब तक हमारे को पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना चाहिए और उसके लिए निरंतर संघर्षरत और प्रयासरत रहना चाहिए। जैसे श्रमिकों का ये कहना था कि हमारे को डॉक्टर सौरभ राठौड़ ने हमारे को दीपावली का तोहफा दिया, तो दीपावली पे आप उनको किस तरह की बधाई देना चाहेंगे? जो तोहफा दिया है तो बधाई क्या कदम? तोहफा तो देखो दिया है गहलोत साहब ने, तोहफा दिया है परमपिता परमेश्वर ने, ठीक है। देखो आप एक जरिया मान सकते हो, माध्यम मान सकते हो, मेरे तो वो सब भाई हैं, सब मेरे भाई हैं लगभग। मेरे सबके साथ में जो है व्यक्तिगत संबंध है पारिवारिक, ये आप सब लोग भी अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। तो निश्चित रूप से किसी का मेरे 20 साल से संबंध है, किसी का 25 साल से संबंध है, तो सब वो मेरे अपने लोग हैं। तो आज मेरे अपने लोगों के अंदर खुशी का माहौल है, तो निश्चित रूप से मेरे को आत्मिक संतुष्टि है, इसमें कोई तो राय नहीं। दीपावली तो उनके कम से कम ये त्यौहार अच्छा मनेगा, और उन्होंने कहा 7 साल हमने जो दिवाली मनाई थी, हमें पता है हमने कैसे मनाई, लेकिन जो ये दीपावली आ रही है यहाँ पे हम खूब परचेजिंग करेंगे, जो हम पैसा आएगा खूब लगाएंगे, खूब खर्चा करेंगे। और क्या ये सारी देन, उनका परिवार भी ये कह रहा है कि सारी देन डॉक्टर सौरभ राठौड़ की है। तो दीपावली पे आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देन तो मैंने आपको बताई ना कि भाई वो तो आप कह रहे हैं भी गहलोत साहब की, लेकिन वो नहीं मान रहे ना इस बात को। हमने उनसे पूछा लेकिन वो नहीं मान रहे। वो हमारे को तो इन्होंने दिया है, हमें तो गहलोत साहब ने देना होता तो 3 साल पहले ही देते, फिर अब क्यों दिया 3 साल बाद? नहीं, इसका कारण है देखो, जैसी सरकार बनी वैसे जो है वो चुनावी दौर शुरू हो गया, लोकसभा के चुनाव, उसके बाद निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, और सबसे बड़ी जो समस्या रही वो आपने देखा कि 2 साल किस तरह से जो है वो कोरोना के अंदर किस तरह का समय निकला। राजस्थान के अंदर कितना जबरदस्त मैनेजमेंट रहा गहलोत साहब का कोरोना लेकर के। नहीं तो दूसरे स्टेटों में आपने हालात देखे, क्योंकि गहलोत साहब ने पूरा फोकस कोरोना पर रखा, क्योंकि उनका ये ध्येय था कि भी मेरी स्टेट के अंदर जो है वो कोरोना से कम जो है वो मतलब लोग इससे पीड़ित रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेरे लोगों को सुरक्षित कर सकूं। तो इसलिए थोड़ा जो है वो समय लग गया, नहीं तो ये और बहुत पहले हो जाता। जैसा कि खास बातचीत, खास मुलाकात में आपने सुना डॉक्टर सौरभ राठौड़ ने क्या कहा, इनसे सवाल जब पूछे गए, तीखे सवाल भी पूछे गए, और किसान नेता हैं और आज भी ये युवा ही लगते हैं, क्योंकि युवा वाला काम आज भी करते हैं, भागदौड़ करते हैं आज भी। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि स्पिनिंग मिल है वो हम शुरुआत चालू करवा के ही रहेंगे, और कोशिश कर रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं कि वो शुरू हो जाए। तो आप देख रहे थे खास बातचीत में डॉक्टर सौरभ राठौड़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।